हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT BCom क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स जो कि BCom 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इससे पहले मैंने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड 5-6 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने सेकेंड यूनिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इसमें अपलोड किए हुए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो सेकेंड यूनिट का सिलेबस है उसमें हेड्स ऑफ इनकम के बारे में दिया हुआ है। तो मैं आज आपसे हेड्स ऑफ इनकम के बारे में ही डिस्कस करने वाली हूँ। हेड्स ऑफ इनकम में सबसे पहले है सैलरी, तो उसी से रिलेटेड आज क्वेश्चंस कराऊँगी। तो इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। और इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आइए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 इज़ रुपीज़। यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन असेसमेंट ईयर में 2020-21 में अलाउड है, यानी कि आंकलन वर्ष 2020-2021 के लिए स्वीकृत मानक कटौती रुपीज़ डैश है 40,000 रुपये। नेक्स्ट है 50,000 रुपये, थर्ड है 55,000 रुपये एंड लास्ट है नॉट अलाउड, यानी कि अनुमति नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि 50,000 रुपीज़। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वाइवा से रिलेटेड कुछ बताना चाहूँगी, क्योंकि कमेंट में कुछ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम आया था कि मैम वाइवा मतलब से रिलेटेड उससे कुछ बता दीजिए, क्योंकि वाइवा में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वाइवा स्टूडेंट्स इस बार तो जैसे कि कोविड है तो शायद ही हो, लेकिन अगर होता भी है तो कैसे होगा ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। ज़्यादातर चांसेस है कि वाइवा ना हो क्योंकि कोविड है, और लेकिन अगर होता है तो मैं ये नहीं कहती कि नहीं होगा, हो भी सकता है भाई, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अब देखिए एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए थे लेकिन फिर एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, तो फिर कुछ भी हो सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और जो वाइवा है उससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि या तो देखिए एग्ज़ामिनर कोई आएगा आपके कॉलेज में, वो आपका वाइवा लेगा 1 बाय 1 जैसे रोल नंबर होगा, और या तो फिर आपको एलयूम बुला करके यानी कि यूनिवर्सिटी में बुला करके वाइवा लिया जा सकता है। लेकिन अगर जैसे भी हो तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए। और वाइवा में इम्पॉर्टेंट चीज़ें कुछ बता दूं मैं आपको कि वाइवा में जैसे अगर एग्ज़ामिनर आता भी है तो क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, जैसे कि मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है स्टूडेंट्स की, सबसे पहले तो वो लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि मतलब पहले नाम वाम तो सब पूछ ही लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद पूछते हैं कि आपका परसेंटेज कितना है, मतलब पिछले सेमेस्टर में कितने परसेंटेज आए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो स्टूडेंट 6 सेमेस्टर में है तो उनका ऑलरेडी सेकेंड सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर में वाइवा हो चुका है, तो उनको काफ़ी चीज़ें पता होती हैं। लेकिन 6 सेमेस्टर में तो पूरा ओवरऑल मतलब पूछा जा सकता है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग, तो ये सब होती हैं। और अपना परसेंटेज तो भैया पता ही रखिएगा कि कितना ओवरऑल परसेंटेज है अभी तक का, और फिर ये भी पूछ सकते हैं। उसके बाद उसके बेसिस पे भी पूछते हैं स्टूडेंट से कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग कि बच्चा कैसा है। अगर एवरेज स्टूडेंट है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग, और अगर ज़्यादा बच्चा अच्छा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो थोड़ा टफ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर इजी पूछे जा सकते हैं, अब वो तो अब एग्जामिनर कैसा है उनके पे डिपेंड करता है। और सबसे पहले तो आप लोग कोई भी 2 सब्जेक्ट, जैसे 6 सब्जेक्ट हैं वैसे तो सब प्रिपेयर रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं तो सब प्रिपेयर करना ज़रूरी है, लेकिन कोई भी 2 सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर ज़रूर करिएगा फॉर द वाइवा, क्योंकि वाइवा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट सबसे अच्छे से तैयार हैं। तो वहाँ पर मतलब अगर आप बता देते हैं कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट दोनों तैयार है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर एग्जामिनर पूछते हैं। और काफ़ी चीज़ें मतलब इससे से रिलेटेड पूछा जाता है ज़्यादातर कि कितने मतलब कौन सी बुक से आपने पढ़ा है, बुक के राइटर का नाम बताइए, ये भी पूछ सकते हैं। या फिर जैसे कि हमारा फर्स्ट पेपर डिस्कस करूं जैसे कि इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई बच्चा अगर बोलता है, अगर मान लीजिए उधर से क्वेश्चन भी पूछते हैं तो बेसिक भी पूछ सकते हैं, लेकिन हेड्स ऑफ इनकम से ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसमें क्या होता है, सैलरी, ये सब PGBP और कैपिटल गेंस के एग्जाम्पशंस के बारे में बताइए, कौन कौन से
से इनकम एग्जेम्प्ट हैं, मतलब ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें, और जैसे कि आपका इंश्योरेंस हो गया तो इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप हो गया तो आपसे स्पेलिंग भी पूछा जा सकता है। वैसे तो ये बहुत मतलब अजीब बात है कि स्पेलिंग पूछेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग थोड़ी सी टफ है, तो क्या पता बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए भी पूछा जा सकता है आपसे। तो आप अच्छे से अपना प्रिपेयर करिएगा वाइवा, एंड डोंट वरी, आप सभी का वाइवा अच्छा जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो। लेकिन इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं मतलब ऊपर एकदम ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ मीनिंग तो आपको पता ही होनी चाहिए, और कुछ भी ऐसा ना हो कि एकदम ब्लैंक कुछ भी नहीं बता पाएँ, ऐसा मत करिएगा। जाइएगा तो कुछ उससे रिलेट करके बता ही दीजिएगा अगर आपको जितना पता है, और अगर मान लीजिए नहीं पता है तब तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते। अब आइए चलते हैं। आई होप आप सभी का जो भी क्वेरी है क्लियर हो गया होगा, फिर भी कुछ रह गया होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील्स विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू सैलरी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा खंड आयकर अधिनियम 1961 के तहत वेतन से संबंधित प्रावधान से संबंधित है, यानी कि कौन सा सेक्शन सैलरी से रिलेटेड है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे पहला है सेक्शन 14, 15 एंड 16, नेक्स्ट है 15, 16 एंड 17, थर्ड है सेक्शन 15 to 20 यानी कि इसके बीच में आता है, एंड लास्ट है सेक्शन 16, 17, 18 एंड 19। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि सेक्शन 15, 16 एंड 17। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और चीज़ स्टूडेंट्स मैं आपको वाइवा से रिलेटेड बताना चाहूँगी कि ये कि आपको मतलब क्योंकि आप 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मतलब इन सब के सब्जेक्ट्स मालूम होने चाहिए लाइन वाइज, यानी कि सबसे पहला फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा था, सेकंड कौन सा था, थर्ड कौन सा था। ऐसे आप लोग एक बार सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि फर्स्ट सेमेस्टर में बताओ कौन कौन सब्जेक्ट पढ़े थे, या फिर किसी भी सेमेस्टर का पूछ ले, लाइन वाइज पूछ ले, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो प्रिपेयर रहिएगा। अब आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस इज अवेलेबल टू, यानी कि मनोरंजन भत्ते के संबंध में कटौती किसके लिए उपलब्ध है। फर्स्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यानी सरकारी कर्मचारी, नेक्स्ट है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यानी कि गैर सरकारी कर्मचारी, एंड थर्ड है एम्प्लॉयज़ ऑफ लोकल अथॉरिटी यानी स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारी, एंड लास्ट है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि सरकारी कर्मचारी, यानी कि डिडक्शन इंटरटेनमेंट अलाउंसेस में अवेलेबल होते हैं इनके लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल टैक्सेस रुपीज़, यानी कि मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल होता है प्रोफेशनल टैक्स के लिए, यानी कि पेशेवर कर के लिए उपलब्ध अधिकतम कटौती रुपीज़ मैक्सिमम डिडक्शन प्रोफेशनल टैक्स में कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 5000, नेक्स्ट ऑप्शन है 2500 यानी कि 2500, थर्ड है देयर इज़ नो लिमिट एट ऑल, कोई सीमा नहीं है, या फिर लास्ट है इंटायर अमाउंट पेड अप बाय एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि। सो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि 2500, 2500 यानी 2500। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ, यानी कि बाल शिक्षा भत्ता किस हद तक छूट प्राप्त है इसमें। फर्स्ट है 1200 पर एनम फॉर 2 चिल्ड्रन, यानी कि 1200 प्रति वर्ष 2 बच्चों के लिए। नेक्स्ट है 100 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन, यानी 2 बच्चों के लिए 100। और थर्ड है 300 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन, यानी कि 300 3 चिल्ड्रन के लिए पर मंथ। एंड लास्ट है 100 पर मंथ फॉर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन, यानी 2 बच्चों के लिए, यानी कि 200। एंड इसमें थोड़ा हिंदी में वो टाइमिंग वाला हो गया है, लेकिन इसमें पर मंथ पीएम का मतलब है स्टूडेंट्स। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी कि 100 पर मंथ फॉर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सैलरी इज डिफाइंड इन डैश अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी कि वेतन को आयकर अधिनियम 1961 के तहत डैश में परिभाषित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 16 अंडर सेक्शन 2, नेक्स्ट है सेक्शन 18 अंडर सेक्शन 1, एंड थर्ड है सेक्शन 19 अंडर सेक्शन 3, एंड लास्ट है सेक्शन 17 अंडर सेक्शन 1। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी कि
सेक्शन 17 अंडर सेक्शन 1। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्राइबल एरिया अलाउंसेस आर एग्जेम्प्टेड टू एक्सटेंट ऑफ, यानी कि जनजातीय क्षेत्र भत्ते को किस हद तक छूट दी गई है। फर्स्ट ऑप्शन है 200 पर मंथ, एंड फिर से स्टूडेंट्स यहाँ पे अपरा हो गया, ये टाइमिंग वाला हो गया, लेकिन यहाँ पे पर मंथ होगा, यानी कि एक महीने में, पर महीने में। एंड नेक्स्ट है 800 पर मंथ, और थर्ड है 2000 पर एनम, यानी कि 2000 प्रति वर्ष, एंड लास्ट है 600 पर एनम, यानी कि 600 प्रति वर्ष। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि 200 पर मंथ, 200 प्रति महीने। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, गिफ्ट इन कैश इज़, यानी कि नगद में उपहार है। फर्स्ट ऑप्शन है फुली टैक्सेबल, यानी पूरी तरह से कर योग्य, और नेक्स्ट है एग्जेम्प्टेड अप टू ₹5000, यानी कि 5000 रुपये तक छूट, एंड थर्ड है फुली एग्जेम्प्टेड, यानी पूरी तरह से छूट दी गई, एंड लास्ट है नन, यानी कि कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि फुली टैक्सेबल। जो गिफ्ट इन कैश होता है वो फुली टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इज एग्जेम्प्टेड अप टू, यानी कि आरपीएफ में नियोक्ता के अनुसंधान पर डैश तक छूट है। यहाँ पर आरपीएफ कुछ और नहीं बल्कि प्रोविडेंट फंड का ही पार्ट है। सो आइए चलते हैं। फर्स्ट को जो ऑप्शन है इसमें यह है 12%, नेक्स्ट है 9%, एंड थर्ड है 13%, एंड लास्ट है 5%, यानी कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एग्जेम्प्ट होता है 12% तक। सो इसका आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, HRA है इसमें। HRA का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स हाउस रेंट अलाउंसेस, और आइए देखते हैं कि फुली टैक्सेबल होता है ये, यानी कि पूरी तरह से कर योग्य, एंड नेक्स्ट है पार्टली टैक्सेबल, यानी आंशिक रूप से कर योग्य, थर्ड है फुली एग्जेम्प्टेड, यानी पूरी तरह से छूट दी गई, या फिर लास्ट नन, यानी कि कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि फुल पार्टली टैक्सेबल होता है ये, आंशिक रूप से कर योग्य है। HRA हाउस रेंट अलाउंसेस ये सैलरी का ही पार्ट होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज टैक्सेबल इन। ये स्टूडेंट्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का क्वेश्चन है, ये इसमें आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, है तो इसी यूनिट का, तो पढ़ लेते हैं। अन्य स्रोतों से आय मद के तहत आय पर कर लगता है। फर्स्ट ऑप्शन है ड्यू बेसिस, यानी कि देय आधार। नेक्स्ट है रिसिप्ट बेसिस, यानी कि प्राप्तियां आधार। थर्ड है ड्यू एंड रिसिप्ट बेसिस, यानी कि देय और प्राप्तियों के आधार। एंड लास्ट है ऑन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्टेड बाय द SSC, यानी कि निर्धारकों द्वारा अपनाई गई लेखांकन पद्धति पर। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी कि ऑन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्टेड बाय द SSC। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल टू पेंशन एंड कम्यूटेड पेंशनर्स, यानी कि पेंशन और कम्यूटेड पेंशन पर लागू आयकर अधिनियम 1961 की धारा है। फर्स्ट ऑप्शन है 10 अंडर सेक्शन 10, नेक्स्ट है सेक्शन 10, थर्ड है सेक्शन 10 अंडर सेक्शन 10A, एंड लास्ट है सेक्शन 10 अंडर सेक्शन B। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, यानी कि सेक्शन 10 अंडर सेक्शन 10A। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है। इस पे आगे चलने से पहले स्टूडेंट्स प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आइए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ़ एन एम्प्लॉय रिसीव्स ग्रेचुटी देन विच पार्ट ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन, यानी पेंशन शैल बी एग्जेम्प्ट, यानी कि यदि कोई कर्मचारी ग्रेचुटी प्राप्त करता है तो पेंशन के परिवर्तित मूल्य के किस हिस्से को छूट दी जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन है 1/2 यानी आधा, एंड नेक्स्ट है 1/4 यानी कि 1/4, एंड थर्ड है 1/3 1/3, एंड लास्ट है 1/5। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन थर्ड, यानी कि 1/3। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाय अ वर्किंग पार्टनर फ्रॉम द फर्म इज टैक्सेबल अंडर द हेड। फर्म से एक कार्यशील भागीदार द्वारा
प्राप्त वेतन मद के अंतर्गत कर योग्य है। फर्स्ट ऑप्शन है इनकम फ्रॉम सैलरी यानी वेतन से आय। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य स्रोतों से आय। थर्ड है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन यानी कि व्यापार और पेशे से आय। एंड लास्ट है नॉट अंडर एनी हेड यानी कि किसी शीर्ष के अंतर्गत नहीं। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है और ये इस वीडियो का लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर अलाउड एज डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग अ बिजनेस इनकम, यानी कि व्यावसायिक आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से कौन से कर कटौती के रूप में अनुमत है। फर्स्ट ऑप्शन है वेल्थ टैक्स यानी कि संपत्ति कर। नेक्स्ट है वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। एंड थर्ड है इनकम टैक्स यानी आयकर। एंड लास्ट है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी सुरक्षा लेन देन कर। इसका आंसर ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है, यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये वैसे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सैलरी का नहीं है, ये किसी और पार्ट का है, लेकिन है इसी सिलेबस का, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ताकि आपका वो वीडियो का लिंक हमेशा आपको मिलता रहे, और आपको सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो भी वीडियो जब भी मैं डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप अप टू डेट होते रहें कि वीडियो कब आ रही है, तो आप देख सकें उसको। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, या फिर आपके ज्ञान को बढ़ाने में थोड़ी सी भी हेल्प करता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, इससे भी मैं मोटिवेट होकर के मोटिवेट होंगी तो आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाती रहूँगी, जो आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी, यानी कि स्टूडेंट्स अगर मैं मोटिवेट होंगी, इससे मेरे को आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से मुझे रीइंफोर्समेंट मिलती है, तो इससे मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाऊंगी और डालती रहूँगी ताकि वो आपको मिलती रहे और आपकी हेल्प होती रहे। और एक और बात स्टूडेंट, जितना भी मैंने वाइवा से रिलेटेड इस वीडियो में हिंट बताए हैं, ये तो वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन रहा है, तो मैंने बताया है, इसको तो तैयार कर ही लीजिएगा, लेकिन और भी सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा, इसी के भरोसे ना रहिएगा, क्योंकि पता नहीं कि क्या पूछा जाए, इसलिए सब प्रिपेयर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट और भी सारी जो वीडियोस हैं, यानी कि मैंने बहुत सारी वीडियोस 6 सेमेस्टर की डाली हुई हैं, तो प्लीज़ आप वीडियोस जाकर के देख लें। SWT BCom क्लासेस डालेंगे तो सारी वीडियोस आ जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि मैम इन सब्जेक्ट पे नहीं बना, इस सब्जेक्ट पे नहीं बना। तो वैसे मैंने लगभग सारे सब्जेक्ट्स पे बना दिए हैं वीडियो, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स अभी भी बाकी हैं, जैसे कि इनकम टैक्स है, तो इसके मैंने कुछ वीडियोज़ डाले हैं और कुछ बाकी हैं, तो मैं आपको एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड कर दूंगी। और जैसे इनकम इंश्योरेंस का हो गया, उसका पूरा वीडियोस डाल दिया है मैंने, एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड वीडियो डाला है, कंपनी से लॉ से रिलेटेड वीडियो डाला है, और भी जितने आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो डाला है, लेकिन एक सब्जेक्ट अभी बाकी है, लेकिन उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। सो इस वीडियो को अच्छे से देखें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।